हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की आज की पाठशाला में हम लोग समझेंगे बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हम सबको ये पता है कि टोटल 10 तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं और इन्हें 3 क्लस्टर में डिवाइड किया गया है, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। और जो बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो है क्लस्टर बी का एक प्रकार, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हम इसे कहते हैं सीमा रेखीय व्यक्तित्व विकृति। यदि आप इस शब्द पर ध्यान देंगे, बॉर्डर लाइन का मतलब होता है एक सीमा, एक बॉर्डर। और ये बॉर्डर किसके बीच की? बॉर्डर सामान्यता और असामान्यता के बीच की। या हम कहें कि बॉर्डर सामान्य व्यवहार और असामान्य व्यवहार के बीच की। और कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये जो बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उसमें जो ये बॉर्डर है, जो ये सीमा है, एक तरफ न्यूरोसिस है और एक तरफ साइकोसिस है। यदि वो इस सीमा से व्यक्ति इधर चला जाता है तो वो न्यूरोटिक डिसऑर्डर की तरफ चला जाता है, मतलब कि कंट्रोल में है, क्योंकि न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करना आसान होता है। और यदि सीमा के इस तरफ चला जाता है तो वो साइकोटिक डिसऑर्डर है और फिर वो थोड़ा कंट्रोल के बाहर है, क्योंकि सिजोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, तो पैरानोइया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। और अगर न्यूरोटिक डिसऑर्डर की बात करें तो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, फोबिया है। आप इन बातों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए कहा गया कि बॉर्डर लाइन, कि एक व्यक्ति जिसको बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो एक बॉर्डर पे खड़ा है, वो एक सीमा पर खड़ा है। और वो सीमा पर खड़ा है तो वो क्या है? वो अनस्टेबल है। क्योंकि आप अगर एक दीवार पर खड़े हो और क्या होता है, हमारी बॉडी कभी इस तरफ जाती है, कभी इस तरफ जाती है। कभी हम इस तरफ झुकने की कोशिश करते हैं और कभी इस तरफ झुकने की कोशिश करते हैं, बल्कि कोशिश नहीं करते हैं, हम अनायास ही इधर उधर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े हैं। और बिल्कुल यही बात बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले व्यक्ति के लिए है कि वो मूव कर रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है इधर उधर। और वो क्या शिफ्ट हो रहा है? मतलब उसकी जो मानसिक दशा है, जो उसकी मेंटल स्टेट है, वो शिफ्ट हो रही है। जो उसका मूड है वो स्विंग हो रहा है। कभी वो ठीक होता है तो कभी वो बहुत खराब हो जाता है, कभी वो बहुत गुस्सा हो जाता है, कभी वो बहुत दुखी हो जाता है। मतलब क्या है, अप्स एंड डाउन्स उसकी पर्सनालिटी में दिख रहे होते हैं। और ये कुछ समय के लिए नहीं है कि थोड़े समय के लिए अप्स एंड डाउन्स है, ये अप्स एंड डाउन्स बने रहते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा इमोशनली इमैच्योर होता है, इमोशनली अनस्टेबल होता है। और बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी के लिए एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज ए डिसऑर्डर ऑफ इनस्टेबिलिटी एंड इंपल्सिविटी। यहां पर अगर 2 चीजें हैं, आप देखें, एक है इनस्टेबिलिटी और एक है इंपल्सिविटी। इसको हम कहते हैं अस्थिरता और इंपल्सिविटी को कहते हैं अधीरता। अब इनस्टेबिलिटी तो है कि ये दोनों चीजें हैं कि बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज ए डिसऑर्डर ऑफ इनस्टेबिलिटी एंड इंपल्सिविटी। अब इनस्टेबिलिटी किसमें है? इनस्टेबिलिटी इन मूड, इनस्टेबिलिटी इन रिलेशन, इनस्टेबिलिटी इन बिहेवियर और इनस्टेबिलिटी इन सेल्फ इमेज। अब यहां पर देखिए, मैंने ये कहा कि इनस्टेबिलिटी होती है, इंपल्सिविटी होती है, अस्थिरता होती है, अधीरता होती है। अस्थिरता किसमें? उसके अस्थिरता मूड में, उसकी अस्थिरता उसके रिलेशन में,
उसकी अस्थिरता उसके व्यवहार में, और उसकी अस्थिरता उसकी सेल्फ इमेज में। कि अनस्टेबल मूड है, अनस्टेबल रिलेशनशिप है, अनस्टेबल बिहेवियर है और अनस्टेबल सेल्फ इमेज है। ये चार बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहा जाता है इनस्टेबिलिटी। मतलब अब उसके सराउंडिंग्स में या उसकी पर्सनालिटी में सब चीजें अनस्टेबल चल रही हैं। क्यों? क्योंकि मूड, रिलेशन, बिहेवियर और सेल्फ इमेज, ये अगर चारों ही अनस्टेबल है तो आपकी पर्सनालिटी संतुलित कैसे होगी? वो तो असंतुलित होगी। और फिर दूसरा शब्द आता है इंपल्सिविटी। इंपल्सिविटी मतलब अधीरता, काम में अधीरता, परेशान होता रहता है, चिड़चिड़ा होता रहता है। अब कोई भी काम, मतलब वो घर में हो तो, अपने दोस्तों के साथ हो तो बहुत अधीर, और इतना ज्यादा अधीर और इतना ज्यादा परेशान होता है कि वो किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व हो जाता है। इसे कहते हैं अधीरता। क्योंकि अधीर व्यक्ति क्या होता है, इंपल्सिव व्यक्ति क्या होता है, वो जल्दीबाजी करता है, और जब जल्दीबाजी करता है तब क्या होता है, तब गलतियां ज्यादा होती हैं, तब गलत कामों में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। इसलिए बीपीडी मतलब बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज अ डिसऑर्डर ऑफ इनस्टेबिलिटी एंड द डिसऑर्डर ऑफ इंपल्सिविटी। अब डिसऑर्डर इनस्टेबिलिटी किसमें? मूड में, रिलेशन में, बिहेवियर में और सेल्फ इमेज में। और इंपल्सिविटी काम में, अधीरता काम में, अधीरता उसके व्यवहार में, अधीरता उसकी पूरी के पूरे जो भी कुछ वो कर रहा है उन सब में अधीरता। ये बात हुई कि क्या होता है बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब हम लोग चलते हैं कि बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी जो होती है या बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता होती है डिस्टर्ब्ड सेल्फ इमेज। डिस्टर्ब सेल्फ इमेज का मतलब क्या है? उसकी जो अपनी खुद की जो इमेज है वो बहुत ही विकृत है। और विकृत का मतलब क्या है? और विकृत, और यहां पर एक वर्ड और लिख दें डिस्टर्ब के साथ, अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब अस्थिर है। अब कैसे सेल्फ इमेज डिस्टर्ब है या कैसे सेल्फ इमेज अनस्टेबल है? आप ये मानकर चलें कि वो कभी तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा मानकर चलता है, और कुछ समय के बाद अरे मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता है, बहुत ही लो सेल्फ स्टीम है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। मतलब कि अभी तो कहां था, वो आसमान में था और अभी तुरंत वो जमीन पर उतर आया है। ऐसे व्यक्ति आसमान में कम होते हैं, ऊंचा कम सोचते हैं, सेल्फ इमेज पॉजिटिव कम होती है, सेल्फ स्टीम पॉजिटिव कम होती है। ज्यादातर क्या होती है? ज्यादातर निगेटिव होती है। और निगेटिव का मतलब है नहीं, मुझे कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है, मुझे किसी भी बात के लिए लोग मुझे कोई बुला ही नहीं रहे, मेरी सेल्फ जो इमेज है वो बिल्कुल लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। वो इस तरह से कुछ विचार अपने अंदर बनाकर रखता है कि मैं तो मनहूस हूं। मतलब ऐसे विचार हैं किसमें? एक डिस्टर्ब सेल्फ इमेज और अनस्टेबल सेल्फ इमेज में। फिर होता है सेकंड, जिसको हम कहते हैं अनस्टेबल मूड। अनस्टेबल मूड का मतलब क्या है? मूड स्विंग हो रहे हैं, मूड स्विंग हो रहे हैं। और मूड इतने ज्यादा स्विंग होते हैं कि आप उसको देखकर कह नहीं सकते कि इसके पहले अभी क्या था और अभी क्या हो गया। एक अनप्रेडिक्टेबल, कि आप बिल्कुल अचानक चेंज हो जाता है। अभी वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा है और उसी समय वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा, और हो सकता है कि वो सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ भी आगे बढ़ जाए। इतने ज्यादा मूड स्विंग होते हैं। और ऐसा नहीं कि सुसाइडल टेंडेंसी, वो सुसाइडल टेंडेंसी करने की और प्रवृत्त हो भी जाते हैं। लोगों को कहते हैं मैं देखो मैं काट लूंगा, देखो मैं मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो अनस्टेबल है, वो बिल्कुल और वो अनस्टेबल है, और साथ में क्या है, उसकी बिल्कुल सेल्फ इमेज निगेटिव है। मेरी तो कोई सुन नहीं रहा तो मैं क्या करूंगा रह के, मुझे तो मर जाना ही अच्छा है, ऐसी कुछ बातें करेगा। इसे कहते हैं अनस्टेबल मूड। अब फिर आता है कि जिसको आप अनस्टेबल मूड को आप ये भी कह सकते हैं कि इमोशनल अनस्टेबिलिटी। इमोशनल अनस्टेबिलिटी। अब आप समझ गए होंगे कि एंग्री हुआ, सैड हो गया,
कभी खुश हो गया, कभी बिल्कुल पागल जैसी हरकत करने लग गया। मतलब अपने इमोशन पर कोई कंट्रोल नहीं है। तीसरा जो सिम्टम है वो है इम्पल्सिव एंड डेंजरस बिहेवियर। डेंजरस बिहेवियर, वो इतना ज्यादा अधीर है, इतना ज्यादा इम्पल्सिव है। अभी मैंने कहा था कि उसके काम में, उसके व्यवहार में वो अधीरता दिखाई देगी। वो अनईजीनेस फील करेगा, उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंता महसूस होगी और हड़बड़ी होगी, बहुत ज्यादा हड़बड़ी होगी। वो बहुत जल्दी जल्दी कुछ भी करता होगा। वहां पर वो अधीर बिहेवियर कर रहा है जो उस, और वो बिहेवियर उस दिखाई दे रहा है। और फिर एक डेंजरस बिहेवियर करता है। डेंजरस कहते हैं कि वो परेशान हो रहा है और परेशान होने के साथ वो क्या करेगा, वो नशा करेगा उस परेशानी को दूर करने के लिए। और जब नशा कर लिया तो रिस्की ड्राइविंग करेगा, नशा करके फिर ड्राइविंग करेगा और गैम्बलिंग करेगा, वो जुआ खेलेगा, अपने पूरे के पूरे पैसे लुटा देगा, कुछ ऐसी चीजें करता है। और फिर वो और ज्यादा परेशान है। तब क्या हो रहा है, तब अगर उसको ऑफिस में कल 8 बजे का अपॉइंटमेंट है, बहुत अर्जेंट अपॉइंटमेंट है, नहीं मैं नहीं जा रहा। कब नहीं जा रहा, हो सकता है वो सुबह सुबह 7:45 ही कहे नहीं मैं नहीं जा रहा, मुझे जाने की इच्छा नहीं है। ये क्या है, ये उसका एक डेंजरस बिहेवियर। और ये जो डेंजरस बिहेवियर में एक चीज और होती है जो ईटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड। ईटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड आप कहेंगे कि डेंजरस क्यों है, क्योंकि ईटिंग डिसऑर्डर जब हो गया तब वो आपके लिए फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए वो एक विकृति होगी, वो एक डेंजरस बिहेवियर होगा। और ईटिंग डिसऑर्डर में बिंज ईटिंग उसमें बढ़ जाएगी। बिंज ईटिंग मतलब कि बहुत ज्यादा खाना खाने लगेगा और इतना ज्यादा खाना खाएगा कि वो बाद में उसको डर भी है मैं मोटा ना हो जाऊं, फिर वो वोमिटिंग कर देगा, वो कोई मेडिसिन लेगा, लेकिन जितना ज्यादा मतलब हद से अधिक खाएगा। ये है उसका इंपल्सिव एंड डेंजरस बिहेवियर। फिर है फोर्थ पॉइंट आता है अनस्टेबल रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्मूथ नहीं चलती। उसकी उसकी रिलेशनशिप में अप एंड डाउन आते रहते हैं। और ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप, उसके फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप की बात की जाए, उसके दोस्तों के साथ रिलेशनशिप की बात की जाए, उसके कोई और रिलेटिव्स के साथ रिलेशनशिप की बात की जाए, सबसे उसकी रिलेशनशिप जो है वो अनस्टेबल रहेगी। और अनस्टेबल क्यों होगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनली अनस्टेबल है। और आप एक एग्जांपल से समझें कि अगर उसकी पत्नी के साथ उसकी अनस्टेबल रिलेशनशिप कैसे बन सकती है, कि जब उसका मूड ठीक होगा, जब वो बहुत ज्यादा खुश होगा, तो वो अपनी पत्नी को कहेगा अरे मैंने कितने पुण्य किए होंगे, कितने व्रत रखे होंगे, कितने उपवास रखा होगा जो तुम जैसी मुझे देवी मिली हो। अरे मैं तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं, कहीं भी तुम जाती हो तो। वो क्या कर रहा है, कितना ज्यादा किस तरह से व्यवहार कर रहा है, मतलब उसको बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा है। और वहीं पर शाम को जैसे ही वो डाउन हुआ, मतलब जैसे ही मूड खराब हुआ, तो वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, तेरे कारण मेरी जिंदगी खराब हो गई है, तू जब से आई है तब से जिंदगी खराब हो गई है। उसके पहले बहुत अच्छी चल रही थी, सुबह क्या था, सुबह वो बहुत अच्छी थी और शाम को क्या हुआ, शाम को वो बहुत खराब हो गई। लेकिन रीजन क्या है, आपको मैंने कहा था कि रीजन है उसका इमोशनल अनस्टेबल होना, उसके मूड का स्विंग होना। ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि मूड स्विंग हुआ, तब उसने सुबह उसको बहुत अच्छा बताया और मूड अलग तरीके से हो गया, तो बाद में उसने उसी पत्नी को, जो उसकी वाइफ है, उसी को बहुत खराब बता दिया। यह है आपका अनस्टेबल रिलेशनशिप। फिर आता है फियर ऑफ रिजेक्शन। फियर ऑफ रिजेक्शन का मतलब क्या है, उसको डर है, उसको डर है कि मुझे लोग छोड़कर चले जाएंगे। वो लोगों से बार बार एश्योरेंस लेगा, देखो तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे, नहीं नहीं तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मैं तो मर जाऊंगा, तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं तो कहीं का भी नहीं रहूंगा, मैं अकेला कैसे रह पाऊंगा। हर एक से, मतलब अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने पिता से, हर लोगों से एश्योरेंस चाहता है कि देखो तुम मुझे छोड़ के मत जाना। उसको डर है
कि ये जो फैमिली मेंबर्स हैं या जो मेरे लोग हैं वो मुझे छोड़कर जा सकते हैं। फिर एक आता है सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर। सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर, वो ऐसा व्यवहार कर रहा है कि खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। और वो फिर अगेन एक जो इंपॉर्टेंट बात है, वो इसलिए नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि वो इमोशनली अनस्टेबल है। इमोशनल रूप से वो बहुत ज्यादा, उसका मूड है वो उसको पता ही नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल उसका मूड है। और अनप्रिडिक्टेबल मूड है तो वो क्या कर रहा है, सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर। नहीं मैं तो मर जाऊंगा, नहीं मैं तो अभी यहां से कूद रहा हूं, मैं अभी इस यहां से छलांग लगा दूंगा। और डराने के लिए क्या करेगा, और डराने के लिए एक चाकू लेगा, एक ब्लेड लेगा और ब्लेड से काट लेगा, देखो ये मुझे खून निकल रहा है, मैं तो मर जाऊंगा। अपने आप को किसी भी तरह से वो चोट पहुंचा सकता है। वो अंदर से चाहता नहीं है, अंदर से ऐसा चाहता नहीं है बेसिकली, लेकिन है क्या, उसके व्यवहार में वो चीज आ गई है कि वो उसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है। और दूसरों को दिखाने के लिए कि, और वो भी उसको डर है कि लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए वो क्या कर रहा है, देखो मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा। अब उसका एक रीजन यह है कि वो अगर कुछ भी ऐसी सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर करता है, अपने आप को कोई चोट पहुंचाने वाला व्यवहार करता है, तो लोग क्या करेंगे, अरे रे यार इसको कुछ कहो मत, ये अभी और कुछ कर लेगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या हो रहा है, वो अपने आप को हार्म कर रहा है, अपने आप को वो चोट पहुंचा रहा है। फिर एक आता है 7th नंबर, एक है क्रॉनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस। क्रॉनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस का मतलब है कि अरे बिल्कुल उजड़ा हुआ है, उसको मन में बिल्कुल खालीपन फील हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो निगेटिव है, उसकी अपने लिए एक निगेटिव सेल्फ इमेज है। वो बिल्कुल ऐसा कहे कि नहीं मेरी जिंदगी में तो अब कुछ बचा ही नहीं है, मैं क्या करूंगा, लोग मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, मैं जिस किसी के पास भी जाता हूं वो मेरी बात मानते नहीं हैं। क्यों, क्योंकि अनस्टेबल रिलेशनशिप है वो, मतलब बिल्कुल। और ये जो स्थिति है, जो एम्प्टीनेस की स्थिति है, वो कुछ घंटों तक रह सकती है, कुछ दिनों तक रह सकती है, और कभी कभी कुछ महीनों तक रह सकती है। और लेकिन कभी इसका उल्टा भी हो जाता है कि वो अब मूड है, वो जैसे ही एक्साइटमेंट आया, जैसे ही स्टिमुलेशन मिला, बस अरे वो बिल्कुल वो कुछ भी कर सकता है, मतलब अरे अब तो मजा आ गया है। लेकिन वो मजा क्या है, वो मजा थोड़े समय के लिए, क्योंकि जैसे ही मूड अभी ऊपर था वैसे ही डाउन होगा और फिर वापस क्या हो जाएगा, अरे अब तो कुछ भी नहीं है जिंदगी में, मतलब एम्प्टीनेस। उसके बाद एक जो 7 पॉइंट हो गए, टोटल 9 पॉइंट हमारे पास हैं। 8वां पॉइंट है जिसको हम कहते हैं ट्रस्ट इश्यूज। ट्रस्ट इश्यूज, विश्वास नहीं करता है वो किसी के ऊपर, अपने फैमिली मेंबर के ऊपर विश्वास नहीं करना है, दोस्तों के ऊपर विश्वास नहीं करना है, कोई काम उसने किसी को दिया है, मतलब किसी पे विश्वास नहीं। ट्रस्ट इश्यूज उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा है। और वो ट्रस्ट इश्यूज वही है कि अगर नहीं ये लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मैं उनके ऊपर विश्वास क्यों करूं, ये लोग तो सब बेकार के हैं, इनके ऊपर मैं विश्वास क्यों करूं। मतलब उसके वहां पर क्या है कि वो किसी के ऊपर, मतलब अपने चारों ओर जो भी लोग हैं किसी के ऊपर भी वो विश्वास नहीं कर रहा है। और एक लास्ट एक पॉइंट आता है जिसे कहते हैं डिस एसोसिएशन फ्रॉम सेल्फ। डिसएसोसिएशन फ्रॉम सेल्फ का मतलब क्या है, उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर मेरे से अलग है। वो जब भी अपने हाथों को देखता है, जब भी वो अपने पैरों को देखता है, या वो अपने कहीं पर अपनी बॉडी के किसी ऑर्गन को देखता है, तो उसे लगता है कि देखो ये जो हाथ है ना, ये तो मेरे से अलग हो रहा है, देखो मेरे हाथ दो दिखाई दे रहे हैं, एक हाथ ये है और एक हाथ ये है, एक ही हाथ 2 बार दिखाई दे रहे हैं। नहीं देखो मेरा हाथ और मेरा शरीर तो मेरे से अलग हो गया, मैं एक यहां पर विवेक हूं और एक वहां पर विवेक है। उसको क्या है, ब्लर दिखाई दे रहा है,
उसको दो दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उसको धुंधली चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये जो मेरा शरीर है और मेरा शरीर यहाँ भी है, मतलब कि मुझसे अलग भी है। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपका शरीर आपसे अलग हो जाए? ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप से, मतलब डिसएसोसिएशन फ्रॉम सेल्फ, अपने आप से वो अपने को अलग फील करता है। ये टोटल 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका मूड, वो मूड अनस्टेबल है, इमोशनली इमेच्योर है, इमोशनली अनस्टेबल है, और इसी के कारण बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं वो तो उसी का परिणाम है। अगर आप देखें, अनस्टेबल रिलेशनशिप मूड के कारण, जो अनस्टेबल मूड है। अगर हम फियर ऑफ रिजेक्शन की बात करें तो भी अनस्टेबल मूड के कारण है। हम सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर की बात करें तो भी अनस्टेबल मूड के कारण। ये लोग बड़े ड्रामेबाज होते हैं। ड्रामेबाज क्यों? क्योंकि ड्रामेबाज इसलिए कि उनका इमोशंस चेंज हो रहे हैं और उनका मूड चेंज हो रहा है, उनकी मनोदशा चेंज हो रही है। लेकिन देखिए, मनोदशा हमारी भी चेंज होती है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार मनोदशा चेंज होती है। लेकिन यहां पर परिस्थिति के अनुसार नहीं, यहां पर तो कभी भी किसी भी तरीके का मूड आ सकता है। इसलिए ये अगर आपको किसी को भी ऐसे अगर सिम्टम्स जो हमने जो 9 डिस्कस किए हैं, यदि ये दिखाई दें तो इमीडिएटली पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो हो सकता है कुछ मेडिसिन दे, डॉक्टर मतलब साइकेट्रिस्ट के पास। और अगर ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपी करेगा और वो साइकोथेरेपी उसको लंबे समय तक करवानी पड़ेगी। 1 या 2 या 3 सेशन में ठीक नहीं होगा, उसको कुछ 3-4 मंथ्स तक वो सेशंस साइकोथेरेपी के लेने पड़ेंगे, तो वो व्यक्ति ठीक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ें काम करेगी, मतलब कि मेडिसिन भी काम करे और साइकोथेरेपीज भी काम करें। तो आप साइकेट्रिस्ट से जाकर भी मिलें, और वही अगर साइकेट्रिस्ट साइकोथेरेपी करता है तो वो बहुत अच्छा है। अदरवाइज साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट एक तरफ और साइकोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट एक तरफ, इन दोनों के ट्रीटमेंट को एक हॉलिस्टिक अप्रोच में लें, तब बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर ठीक हो सकता है। तो ये पूरा टॉपिक आज हमने फिनिश कर लिया, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और मुझे लगता है टोटल 9 कैरेक्टरिस्टिक्स थी इसकी, 9 सिम्टम्स थे जो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। वो साइकोलॉजी में एबनॉर्मल साइकोलॉजी का हो सकता है या रिसर्च का हो सकता है। लेकिन यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके यदि दोस्त साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, रिसर्च सीखना चाहते हैं, तो उनको भी कहें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल का आइकन दबाएंगे, बेल का बटन दबाएंगे तो फिर आप तक सारे के सारे मैसेजेस पहुंचेंगे कि हम कौन से वीडियोस बना रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।